हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि भारत को शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो काशी से डिब्रूगढ़ की सबसे लंबी नदी यात्रा के लिए वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखा रहे थे क्रूज को। उसमें उन्होंने ये बात बोली है। इसमें जो स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक भी हैं उनको भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी आप भारत के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो सब कुछ भारत के पास है, वो आपको देखने को मिलेगा। और एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ भारत को अनुभव नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। उसने भारत हमेशा ही अपने आगंतुकों का स्वागत करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, धर्म, पंथ या देश के हों। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में कहा कि भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, पूरा विश्व भी उसे देखना और जानना चाहता है। शुक्रवार को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा गंगा विलास क्रूज और कोलकाता के लिए मालवाहक जलयान RN यानी रविंद्रनाथ टैगोर को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। काशी में गंगा पार 30 हेक्टेयर में बने टेंट सिटी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अब ये जो पिक में आप देख रहे हैं, इसको ही हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें ये जो यात्रा है, इसमें 50 लीटर डीजल प्रति घंटा खर्च होता है। ये 51 दिनों की यात्रा होगी जो मार्च को डिब्रूगढ़ में पूरी होगी। 3200 किलोमीटर की ये यात्रा है। 1.4 मीटर गहरे पानी में परिचालन है इस क्रूज का और 62.5 मीटर लंबाई व 13 मीटर चौड़ाई इसकी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही न्यूज़ बताई गई थी कि FCI में किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नीचे तबके से लेकर अधिकारी तक जो है वो इसमें भ्रष्ट हैं और मतलब घूस का एक दौर चलता है इसमें। उसी को लेकर CBI ने ऑपरेशन कनक चलाया था। उसके बाद जो कई बातें ऐसी उजागर हुई हैं जो चौंकाने वाली हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया भी गया है कि 100 रुपये मुनीम को दिए जाते थे। मतलब एक मोटा मोटी बात इसमें यह बताई गई है कि 4000 रुपए की वसूली सिर्फ एक ट्रक से होती थी। एक ट्रक का जो कमीशन था वो 4000 रुपए था। अब ये 4000 रुपए की बंदर बांट कैसे होती थी, ये इसमें बताया गया है कि 100 रुपए तो मुनीम लेते थे, 1000 रुपए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर लेता था, 1050 रुपए ऊपर के अधिकारियों को इसे दिया जाता था जिसे सेंट्रल पूल कहा जाता था। 1600 से 1700 रुपए खुद तकनीकी सहायक रखता था। 200 रुपए स्थानीय खर्च के लिए रखे जाते थे। सेंट्रल पूल के रुपए का जो बंटवारा था, अब वो कैसे होता है, यानी कि 1600 रुपए का बंटवारा कैसे होता था। 200 रुपए जनरल मैनेजर, 50-50 रुपए 4 डिप्टी जनरल मैनेजरों को दिए जाते थे। 20 रुपए लैब में तैनात रिसर्च ऑफिसर को दिया जाता था। 100 रुपए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या हेडक्वार्टर खर्च के लिए रखता था और 400 रुपए चंडीगढ़ ऑफिस में तैनात AGM सुकांत जेना खुद रखता था। शेष खर्च के लिए रख दिया जाता था। यानी कि किस तरीके से बंदर बांट हुई है, ये एक एक पॉइंट में आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इस न्यूज़ में क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑपरेशन कनक के बाद जो दर्ज FIR है में CBI ने 34 अधिकारियों और 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों को आरोपी बनाया है। बिल्कुल बनाया भी जाना चाहिए। CBI के अनुसार FCI के गोदाम पर पहुंचने वाले हर ट्रक के लिए मिल मालिकों और विक्रेताओं से वहां तैनात तकनीकी सहायक 4000 रुपए वसूलता था एक ट्रक से। इसके एवज में घटिया अनाज को मानक के अनुरूप दिखाकर गोदाम में रख दिया जाता था। वसूली गिरोह का सरगना चंडीगढ़ ऑफिस में तैनात AGM सुकांता जोना था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ऑपरेशन कनक किससे संबंधित है, तो FCI पर जो छापेमारी की गई है CBI द्वारा, उसके लिए ऑपरेशन कनक चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। टीवी चैनल एजेंडे पर चलते हैं।
प्रतिस्पर्धा में खबर को सनसनीखेज बनाते हैं, समाज को बांटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि टीवी चैनल पर होने वाली बहसों में नफरती व भड़काऊ बयानों पर तीखी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने कहा है कि टीवी चैनल जो हैं वो एक एजेंडा चलाते हैं और प्रतिस्पर्धा की जो खबरें होती हैं उसको सनसनीखेज तरीके से पेश करते हैं। जो डिबेट की जाती है उसको इस तरीके से हाइपर ढंग से पेश किया जाता है कि लोग उससे जुड़ सकें, अपनी टीआरपी को बढ़ाया जा सके। टिप्पणियां नफरती और भड़काऊ भाषण देने वाली होती हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा था। केंद्र की ओर से पेश के.एम. नटराजन ने कहा कि केंद्र समस्या से अवगत है और नफरती भाषण से निपटने के लिए सीआरपीसी में बदलाव पर विचार भी कर रही है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने टीवी चैनलों के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल सब कुछ टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट पर दिखाया जाता है, उसकी यानी कि उससे ही चलता है। टीवी चैनल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं। पीठ ने यह भी कहा कि टीवी न्यूज़ एंकर अगर नफरती भाषण फैलाने में सहयोगी लगे और समस्या बने तो उन्हें क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर में 3 माह में बनेगा 360 डिग्री का पूर्ण सुरक्षा चक्र। यह स्टेटमेंट दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते हुए सभी सुरक्षा एजेंसी आतंकवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं और यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद कही है। और इसमें यह भी बोला गया है कि पिछले 1 साल में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसका एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करके उसका समाधान करेंगी। निर्णायक कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री को राजौरी के ढांगरी में आतंकी हमले में जो हिंदू लोग मारे गए थे उनसे भी मिलने जाना था, लेकिन वो बारिश वगैरह की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन इस बार उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए एक निर्णायक लड़ाई की जरूरत है जिसके लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और एनआईए इसमें पूर्ण सहयोग करेगी। एक रोड मैप तैयार करेगी किस तरीके से हम 360 डिग्री का एक पूर्ण सुरक्षा चक्र बना सकते हैं जिससे कि कोई भी आतंकी आसानी से ना बच सके और जो इनके पनाहगार हैं उनको भी सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए या फिर उनको मौत के घाट उतारा जाए। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल पर उम्र कैद 10 करोड़ का जुर्माना। अब ये उत्तराखंड जो आप कह सकते हैं कि विधेयक लाने वाली है वो पूरे देश में एक नज़ीर बन सकती है। जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, उसके बाद बिहार एसएससी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था स्नातक स्तरीय वो लीक हुआ, उसके बाद जो ये उत्तराखंड का जो राज्य लोक सेवा आयोग का लेखपाल भर्ती का एग्ज़ाम था पेपर उसका लीक हुआ था। उसके बाद से उत्तराखंड सरकार एक्टिव हुई थी, उस पर एक कमेटी बैठाई गई थी, उसमें 10-15 लोग की गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन उससे भी अभी काम नहीं चल रहा था। तब जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक विधेयक लाने की सोची और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रखे गए हैं। अब ये पॉइंट क्या है ये हम जान लेते हैं। जैसे कि अगर नकल के लिए कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है या कई व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं तो सबको उम्र कैद की सजा मिलेगी और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना रखा जाएगा। नकल या इसका षड्यंत्र रच कर अर्जित की गई संपत्ति जब्त होगी। नकल में लिप्त पाए गए अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष तक परीक्षा में नहीं बैठने का प्रावधान इसमें लिया गया है। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा और अगली कैबिनेट बैठक में नकल विरोधी अध्यादेश को स्वीकृति दे दी जाएगी। वाकई में ये इस तरीके के सख्त कानून बनाए जाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो नकल है और नकल माफिया हैं वो परीक्षाओं को शुद्ध रूप से होने दें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ होगा और जो पहला संबोधन होगा यानी 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा जिसमें वो लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। उसके बाद 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो आम बजट पेश करेंगी और ये इस सरकार का अंतरिम बजट होगा क्योंकि अगले साल अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होंगे।
इसलिए ये पूर्ण बजट माना जा रहा है। अगला जो बजट होगा वो पूर्ण बजट नहीं होगा। तो ये इस जो बजट में है वो कई लोभ लुभावन जो योजनाएं हैं उसकी घोषणा हो सकती है, और कई लोग इनकम टैक्स का दायरा भी शायद बढ़ाया जा सकता है। ये जो बजट सत्र होने वाला है इसमें टोटल 27 बैठकें होंगी, और जो पहला सत्र चलेगा वो 31 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद दूसरा सत्र 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें बजट भी पेश किया जाएगा और कई मीटिंग भी होंगी जो आम बजट से यानी कि बजट सेशन से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो केंद्र की प्रधानमंत्री पोषण योजना के साथ मिलकर काम करने को अब पश्चिम बंगाल राजी हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल अब केंद्र के साथ टकराव की स्थिति थोड़ी कम करना चाहता है और वो चाहता है कि केंद्र के साथ मिलकर कार्य करे। इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने से जुड़े दीक्षा पोर्टल के साथ जुड़ने के बाद अब पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीएम पोषण योजना के साथ भी कार्य करना चाहता है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अभियान राज्य में प्रधानमंत्री पोषण अभियान में अमल सहित स्कूलों में बच्चों को पोषण स्तर में सुधार की समीक्षा करेगा। इस दौरान टीम में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही राज्य के अधिकारी और पोषण विशेषज्ञों की एक टीम भी रहेगी। मंत्रालय की यह टीम जल्द ही बैठक कर समीक्षा से जुड़े मानकों को तैयार करेगी, साथ ही इस काम को पूरा करने की योजना यानी कार्य योजना भी बनाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज, जिसमें जो स्टार्टिंग की जो न्यूज़ है वो तो ऑटो एक्सपो जो चल रहा है उससे हैं। हम लगातार 2-3 दिन से इन न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जो E20 फ्लेक्स फ्यूल की बिक्री जल्द, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसकी शुरुआत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में देश की 3 तेल कंपनियों के 102 चुनिंदा पेट्रोल पंप पर E20 फ्लेक्स फ्यूल की बिक्री शुरू कर देंगे। E20 फ्लेक्स फ्यूल 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है, जिसको 1 अप्रैल 2023 से शुरू करने का लक्ष्य था, लेकिन इसे 2 माह पहले ही शुरू किया जा रहा है। वर्तमान में 10 से 12% एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से देश के सभी पेट्रोल पंप पर E20 फ्यूल जो फ्लेक्स फ्यूल उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आर्थिक मंदी के बीच भारत के G20 नेतृत्व पर बहुत भरोसा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता या नेतृत्व कर रहा है जब दुनिया लगातार आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है और सामाजिक संकट का सामना भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें G20 में भारत के नेतृत्व पर बहुत भरोसा है। एक मीडिया राउंड टेबल के दौरान IMF प्रमुख ने कहा कि भारत वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। इस दौरान जॉर्जिवा ने डिजिटलीकरण अपनाने के लिए भारत की सराहना भी की। IMF की प्रबंध निदेशक ने कहा कि हम भारत के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि कैसे देश ने कोरोना महामारी के दौरान डिजिटलीकरण को सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत तुलनात्मक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन के साथ $100 अरब का व्यापार घाटा। भारत और चीन के बीच 2022 में द्विपक्षीय कारोबार जो है सार्वकालिक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर यानी कि 135.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया था, और इसके साथ ही भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा पहली बार $100 अरब को पार कर गया। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध ज्यादा बेहतर न होने के बावजूद द्विपक्षीय कारोबार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चीन के सीमा शुल्क विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी डाटा के अनुसार 2021 के 125 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार के मुकाबले 2022 में इसमें 8.4% की वृद्धि रही है। डाटा के अनुसार पिछले वर्ष चीन ने भारत को 118.5 अरब डॉलर का निर्यात किया है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज, जिसमें पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं, आतंकवाद का सहारा लेने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जाए।
देखिए यूएनएससी की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल जिस तरीके से अपने देश की गतिविधियों के लिए किया जाता है, भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है और कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए दोहरा मुनाफा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में गुरुवार को कानून के शासन पर खुले अधिवेशन में बोलते हुए भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज ने कहा कि संकीर्ण स्वास्थ्य के लिए सीमा पर आतंकवाद पर अंकुश लगाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पड़ोसी देश की, श्रीलंका की। वर्ष 2030 तक अपनी सैन्य शक्ति को आधा करेगा श्रीलंका। आर्थिक तंगी से जो जूझ रहा है श्रीलंका, उसको लेकर श्रीलंका ने तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करने के लिए वर्ष 2030 तक अपनी सेना की मौजूदा संख्या को आधी करने की घोषणा की है। श्रीलंका सरकार ने 2023 के बजट में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए आवंटित राशि की तुलना में सैन्य व्यय के लिए आवंटन अधिक किए जाने को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच यह कदम उठाया है। वर्ष 2030 तक सेना की 2,783,000 की मौजूदा ताकत को घटाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि अगले साल तक यह संख्या 1,35,000 तक सीमित कर दी जाएगी। देखिए, अगर जैसे कि मान लीजिए वर्ष 2023 के बजट में 539 अरब रुपए के रक्षा आवंटन की आलोचना हुई है, क्योंकि श्रीलंका 1948 के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, तो उसके ऊपर दबाव तो है ही और उसने कर्ज भी काफ़ी ले रखा है। तो ये आज का 14 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।